नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ पंकज। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर। इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे मुंबई ट्रेन धमाकों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सबूतों को अविश्वसनीय करार देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने 5 आरोपियों को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने एटीएस के सबूतों को पर्याप्त नहीं माना। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले के साथ उनकी टिप्पणियों की भी समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए गए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है और कहा है अदालत में हाजिर होने के लिए। आपको बता दें कि 19 साल पहले मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाकों में 189 लोग मारे गए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। महाराष्ट्र एटीएस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ तमाम सबूत पेश किए थे। निचली अदालत ने सभी को सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ आरोपी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने एटीएस के सबूतों को न केवल अविश्वसनीय करार किया बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की। इस आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील के साथ इन टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई है और आदेश निरस्त करने की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और आरोपियों को नोटिस जारी कर सुनवाई करने को कहा है। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, वहां से हमारे संवाददाता गणेश विश्वकर्मा जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है वहां पर। गणेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 मैं गणेश, हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश पर रोक लगा दी है। इसको लेकर खासकर महाराष्ट्र में मुंबई वासियों की क्या प्रतिक्रिया है? जी 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 मैं आपको और सभी न्यूज प्लस के जो है दर्शक जो है उनको बताना चाहता हूं और दिखाना भी चाहता हूं कि जो मुंबई हाई कोर्ट ने निचली अदालत ने जो है खारिज कर दिया था, वही महाराष्ट्र सरकार ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि सभी की जो है याचिका खारिज कर दी, निचली अदालत की याचिका खारिज कर दी है और सभी को नोटिस जारी कर दिया है। और नोटिस जारी करने जैसे ही नोटिस जारी हुआ वैसे आज मुंबई में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि अदालत और सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका पर लोगों का एक भरोसा जाग गया है कि जो है कि अगर हम मुंबई में हैं तो बहुत सुरक्षित हैं। और जैसे ही जो है न्यायपालिका ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे नोटिस जारी किया है, लोगों को पेश होने को कहा है, वैसे ही महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ आई है। निचली कोर्ट से सारे आरोपियों को सजा मिलती है, फिर हाई कोर्ट से सारे आरोपी बरी हो जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। तो जांच एजेंसियों की इस कार्य प्रणाली को, अदालती कार्रवाई को लोग किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, मैं न्यूज प्लस दर्शकों को बताना चाहता हूँ जिस तरीके जो है कि जो न्यूज जो यहाँ पर एटीएस को जो साबुत पेश किए थे, साबुत पेश उसमें अच्छा मतलब पेश नहीं कर पाए पूरी तरह से, इसलिए जो है कि हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन उस आदेश को जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अमान्य मानते हुए उन्होंने कहा है कि नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के बाद सभी को जो है कि सभी को पेश होने को कह दिया है। गणेश जी, इस पूरी घटना को लेकर मुंबई नहीं पूरे देश में लोगों में आक्रोश व्याप्त है और निश्चित रूप से पूरे देशवासियों की निगाह अदालत की कार्रवाई पर होगी। आप बने रहिए इस खबर पे, आगे की जानकारी के लिए आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मुंबई से चलते हैं अब दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर जो है वो वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर है। इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। इस बीच आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि महागठबंधन चुनाव बहिष्कार पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग तय करेगा कि किसको कितनी सीटें देनी हैं, तो फिर चुनाव का क्या मतलब। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर मानसून सत्र के चौथे दिन भी संसद के बाहर और अंदर हंगामा जारी रहा। प्रदर्शन में आज तमाम प्रमुख विपक्षी नेताओं के अलावा सोनिया गांधी भी पहुंची। विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष इस प्रकरण में संसद में बहस की भी मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की मुश्किल ये है
कि कौन सा मंत्रालय चुनाव आयोग की तरफ से इसका जवाब देगा। उधर विधानसभा के बाहर आज भी विपक्षी विधायक काले कपड़े पहनकर पहुंचे। विधानसभा में बोलने का मौका मिला तो तेजस्वी यादव ने आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 55 लाख बिहारियों के वोट काटे जा रहे हैं, इसका सरकार जवाब दे। उन्होंने कहा अगर वर्तमान वोटर लिस्ट गलत है तो 2003 से लेकर अब तक के सारे चुनाव भी अवैध माने जाएंगे। बिहार में चल रही वर्तमान सरकार हो या केंद्र में चल रही मोदी सरकार, फिर तो सभी को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा अगर देश में विदेशी घुस आए हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, और अगर वोटर लिस्ट में किसी फर्जी वोटर के खिलाफ चुनाव आयोग ने FIR दर्ज कराई है तो उसका भी विवरण दे। क्या किसी विदेशी का नाम आयोग ने खोला, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई? इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपनी ओर से सफाई दी। कुल मिलाकर यह मुद्दा फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। विपक्ष किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष की दलीलें सुनने और मानने को तैयार नहीं है। यह मुद्दा कहां तक जाएगा, ये एक चर्चा का विषय है। फिलहाल मानसून सत्र का चौथा दिन भी इसी मुद्दे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष का ऑपरेशन सिंदूर की बहस में शामिल होगा, इन तमाम सवालों का भी जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश मौर्य फिर हमारे साथ हैं। प्रवेश, आज संसद में चौथा दिन भी जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुद्दे फिर भी वही हैं, चाहे वो बिहार की वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का मामला हो या ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का मामला। आज तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि वो महागठबंधन को साथ लेकर पूरे चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। आपके पास क्या अपडेट है इस घटनाक्रम में? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आज चौथा दिन भी जो है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदन जो है बहिष्कार करके विपक्ष ने दोनों तरीके से कार्य को में बाधा डाली है। और मैं आपको बता दूं कि काले कपड़े पहनकर जिस तरीके से बिहार में SIR वोट को लेकर, या ये कहिए कि वो वोटों का पुनर्निरीक्षण करने के लिए जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर जबरदस्त हंगामा किया है। और इसमें कांग्रेस की जो है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इसके साथ तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहले विपक्ष की मांग ये थी कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करे, पहलगाम पर चर्चा करे। जब उस पर राजीनामा हो गया, सोमवार को लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन लगातार उसके बावजूद विपक्ष सिर्फ बिहार के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव का बोला गया बयान कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वो दिल्ली तक आ पहुंचा है। और दिल्ली में इसको लेकर पूरे जोर से जो है चर्चा चल रही है। और बात सिर्फ ये कही जा रही है कि अगर 55 लाख से ज्यादा बिहारियों का वोट काटा जा रहा है तो फिर चुनाव क्यों? जी, बात आपकी सही है प्रवेश, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे कि खाली तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है या पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद है कि वो आने वाले समय में इस समस्या को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं? देखिए, विपक्ष जो है गठबंधन में चल रहा है और गठबंधन का ही एक हिस्सा तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव ने ये बयान जरूर दिया है, लेकिन इसमें पूरा विपक्ष एकजुट है, पूरे विपक्ष के सुर एक से मिले हुए हैं। और पूरे विपक्ष का कहना यही है कि अगर ये इस तरीके से बिहार के बाहर के लोग आकर फंस गए थे या वोट देकर चले गए थे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो वोटिंग हुई वो तो चुनाव आयोग ने गलत करा दी है। इस तरीके से तो पूरे देश में चुनाव नहीं होने चाहिए, हर राज्य की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। और यही मुद्दा लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं, आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं। और विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है, सदन बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। प्रवेश, तो फिर क्या लगता है सरकार की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए जो समय तय किया गया था, क्या विपक्ष उसका भी बहिष्कार कर सकता है? क्या वो बहस में शामिल नहीं होगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की स्थिति या परिस्थिति बन रही है उसको देख के तो लगता नहीं है कि विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे को लेकर जब पहले मांग कर रहा था और अब इस पे चर्चा का समय आ गया है तो उसको चर्चा में लेगा। क्योंकि विपक्ष को अब ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि अब बिहार में वोटर पुनरीक्षण का मुद्दा लग रहा है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है उसको लेकर विपक्ष को लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि या तो इसको रुकवाया जाए या फिर चुनाव आयोग इस पर सीधे तौर पर सफाई दे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जी नहीं।
प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली घटना भी जो है वो दिल्ली से ही है, उसके बारे में भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अब बात करेंगे मुस्लिम राजनीति पर। 24 घंटे के अंदर 3 बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों ने मुस्लिम वोटों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक और फिर जमीयत उलेमा की डिनर पार्टी को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर था। इस बीच आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली पहुंचे और हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम स्कॉलरों के साथ 3 घंटे की लंबी बैठक की। इस बैठक में आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे और देश भर से 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी पहुंचे। बताया गया है कि आरएसएस के आउटरीच कार्यक्रम के तहत इमामों और मुस्लिम स्कॉलरों से मुलाकात हुई। इससे पहले 2022 में भी इसी तरह आरएसएस प्रमुख ने न केवल देश भर से मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले थे, बल्कि मस्जिद, मदरसा, मजार भी पहुंचे थे। सत्ता पक्ष अभी तक संसद भवन के सामने मस्जिद में सपा सांसदों की बैठक और एक होटल में जमीयत की डिनर पार्टी को लेकर हमलावर था। डिनर पार्टी में केवल विपक्षी नेताओं और सांसदों को बुलाया गया था। डिनर पार्टी में असम में बुलडोजर का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। बिहार में वोटर लिस्ट डिवीजन का मामला भी डिनर पार्टी में उठा। पार्टी में चर्चा के दौरान मुस्लिमों पर अत्याचार के मामले भी उठे। अब विपक्ष और सत्ता पक्ष मुस्लिम राजनीति को लेकर आमने सामने हैं। इस तमाम घटनाक्रम को बिहार के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात करेंगे प्रवेश से। प्रवेश, ये जो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए कह लें या आने वाले बिहार के चुनाव के मुद्दे को ले लें, इस तरीके की मीटिंग सत्ता पक्ष भी कर रहा है और विपक्ष भी कर रहा है। इसको किस एंगल से देखा जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 3 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ की। लेकिन मैं इसमें एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मोहन भागवत इस तरीके की जो बैठक है ना, वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बैठक में जो आरएसएस के वरिष्ठ नेता है और अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख है उमर अहमद इलियासी, वो भी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जिस तरीके से कल अखिलेश यादव एक मस्जिद में पहुंचे, उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, या आज आरएसएस प्रमुख ने जिस तरीके से मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की, उसको लेकर दोनों घटनाक्रमों को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें अलग मुद्दा है, इसमें अलग मुद्दा है। क्योंकि सवाल ये है, हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो मुस्लिमों की रहनुमा है और वो चाहती है कि अगर बिहार में जब जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे तो मुस्लिम एक ऐसा वोट बैंक है जिसको लेकर जिस पार्टी का रुख मुस्लिम करेंगे तो उनको अच्छा खासा यादवों के बाद नंबर जो है बिहार की बात करें तो मुस्लिमों को आता है। और इस तरीके का जो बैठकें हैं वो सीधे तौर पर ये दिखा रही है या दर्शा रही है कि चुनाव का रुख देश का बन चुका है, पार्टियों का बन चुका है और वो लगातार मुस्लिमों को रिझाने में लगे हुए हैं। जी प्रवेश, सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों का ही मुस्लिम प्रेम जाग उठा है। बट लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुस्लिम संगठन इसमें पूरे देश में अत्याचार का शोर मचा रहे हैं। उनको सारे मुस्लिम समाज को लग रहा है कि देश में जगह जगह उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में मुस्लिमों को लेकर दिल्ली गर्म हो गई है। इसके पीछे का मुख्य राज आपको क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ वोट है या इसके अतिरिक्त भी कुछ और? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं तो सिर्फ वोट की राजनीति है, क्योंकि हर धर्मगुरु हर पार्टी के साथ बटा हुआ है, चाहे वो बीजेपी के साथ हो चाहे वो सपा के साथ हो। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से हर धर्मगुरु का अलग अलग बयान आता है तो उसको लेकर हर चर्चा का विषय बन जाता है। आज जब ये बैठक हुई तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग इस बैठक में थे। इसके अलावा पत्रकार शाहिद सिद्दीकी मौजूद थे और इसके अलावा होटल उद्योगपति के शहीद शेरवानी थे, जो बड़े नामों में शामिल होते हैं। ये लोग संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठकर एक टेबल पर बैठकर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों लगता है, या ये कहिए कि हिंदू मुस्लिम के बीच की जो दूरी है उसको खत्म कैसे किया जाए, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की। वहीं अगर हम सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी कल मस्जिद में पहुंचे थे और वो उसी तरीके की चर्चा कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने इसका बहिष्कार जरूर किया कि वो किसी मीटिंग के रूप में वहां पर नहीं गए थे। जी चलिए प्रवेश, आप नजर बनाए रखिएगा पूरी खबर पर। आने वाले समय में और राजनीतिक गतिविधियां इस मुद्दे को लेकर देखने को मिलेगी हम लोगों को। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां स्कूल मर्जर के नाम पर 5000 स्कूल बंद करने का फरमान अभी लोगों के गले नहीं उतर रहा है। सरकार के खिलाफ इस लड़ाई को खासकर बच्चे लड़ रहे हैं।
7 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और एक तरह से सरकार के आदेश पर मुहर लगाई थी। सरकार ने कहा कि 50 से कम बच्चे वाले स्कूल बंद कर उन्हें पास के स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। सीतापुर के एक स्कूल के 51 बच्चों ने लखनऊ की डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी। इस बार उन्हें सफलता मिली। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीतापुर के इस स्कूल के मर्जर पर फिलहाल रोक लगा दी है और सरकार को काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 अगस्त की तिथि तय की है। हालांकि प्रदेश के बाकी मामले में अभी पुराना आदेश लागू रहेगा। हाईकोर्ट के ताजे आदेश से याचिका करने वाले बाकी बच्चों को भी राहत दिख रही है। अब वे डिवीजन बेंच में अपील की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे मामले को प्रदेश सरकार किस रूप में ले रही है? हालांकि एक मामले में हार के बाद क्या बाकी स्कूलों को लेकर सरकार गंभीर है? काउंटर दाखिल करने की क्या तैयारी है? आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे लखनऊ संवाददाता शरफुद्दीन से। शरफुद्दीन, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 जी। शरफुद्दीन, अब सरकार किस तरीके की तैयारी कर रही है? सरकार ने जो आदेश दिया था उसको एक कोर्ट से जो है ये आदेश हो गया कि 51 बच्चों का स्कूल जो है वो शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तो अब सरकार की तरफ से किस तरीके की तैयारी हो रही है? सुनील मामा को बता दें, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो है स्कूलों बंद होने की 5000 स्कूलों के बंद होने की आदेश जारी किए थे सरकार की तरफ से, मगर कोर्ट ने जो है इसको निरस्त कर दिया गया। उसने ये कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मगर एक तरफ से जो है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, मगर उस तरह से और लोगों की भविष्य खराब हो रहा है। चाहे हम पढ़ा रहे हैं कि स्कूल के छात्रों की बात करें, चाहे इसमें मिट्टी मिल पे जो लोग काम करते थे उनकी बात करें, चाहे हम जो है वहाँ पे जो झाड़ू लगाने लेते हैं उनकी बात करें, चाहे और लोगों की बात करें, बहुत बड़ा मुहिम था इससे। इसलिए सरकार ने जो है कोर्ट ने इस बात का अंदाजा लगाया, ये देखा कि कहीं न कहीं कितने लोगों की रोजी रोटी इससे जा रही है और कितने कितने लोग जो है वो ये इस तरह की जो है काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार के को नियम को लेकर के कोर्ट ने फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि स्कूल बंद होने के बाद कगार पे जब पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं एक बच्चे का नहीं, कहीं न कहीं कई लोगों का मुस्तकबिल बर्बाद होता है, कई लोगों के घर बर्बाद होते हैं, और कई लोगों का ऐसे जो रोजी रोटी उससे जुड़े हुए उन लोगों का कहीं न कहीं परेशानी का बायस बनता है। कोर्ट ने इसीलिए फैसला लिया है कहा स्कूल नहीं बंद होंगे। हाँ, एक चीज भी कही जा रही है कि स्कूल में से 60 से 65 बच्चे होंगे, उसको स्कूल को जो है आगे चालू किया जाएगा, वरना उसके जो है 12, 13 से या 14, 15 बच्चे होंगे उसको कहीं ना कहीं बंद कर देगा का आदेश सरकार ने भी कहा है, कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं। इसके बाद किस तरह का माहौल बन पाता है, क्योंकि छात्र जो थे, जो पढ़ाने वाले जिनकी सैलरी 40-40, 50-50 हजार रुपए, वो कहाँ जाएंगे, किसके जाके माथे पर माथा टेकेंगे। फिलहाल सरकार ने कहा है जो छात्र है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट किया जाएगा और उनकी नौकरी कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी। और नौकरी में जो पैसे का जो है वो कहीं ना कहीं। शरफुद्दीन, ये मामला फिलहाल अभी सरकार और कोर्ट के बीच चल रहा है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सीतापुर से इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया, लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या प्रदेश के किसी और शहर से भी ऐसी कोई जानकारी हो रही है आपको? क्या आजमगढ़ और बाराबंकी का आदेश जारी हुआ है कि जिस तरह के जो है जो स्कूल बंद किए गए थे उनको खोला जाए। फिलहाल जो है बच्चों के जो है आक्रोश के बाद जो है लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, उसको लेकर कोर्ट ने जो है अपील करी है कि स्कूल बंद ना किया जाए। प्रबंधकों को कहीं न कहीं परेशानी का बेस बनता है। सरकार ने जो है एक नियम तो चालू किए थे बंद करने का, बंद नहीं किए जा रहे हैं। सरकार ने ये कहा है कि जो स्कूल में 6 बच्चे 8 बच्चे हैं, वहाँ पे जो है 5 6 बच्चों से ज्यादा टीचर नजर आ रहे हैं, मगर इस बात का भी ये अंदाजा नहीं बन पा रहा है कि बच्चों से ज्यादा टीचर हैं और वहाँ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। सरकार के नियम यही है कि बच्चे। जी शरफुद्दीन, ये बात तो सत्य है कि अगर किसी स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम है तो उन बच्चों का ना तो पढ़ाई हो पाएगी, ना ही उनका विकास हो पाएगा। ऐसे में उन बच्चों को अगर ज्यादा बच्चों वाले स्कूलों की संख्या में अगर उनको शिफ्ट किया जाएगा तो निश्चित तौर पे उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा और उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर भी बेहतर होगा। तो ये सरकार का निर्णय कहीं तक सही था। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की संख्या पर पुनः विचार की कोई योजना या कोई स्थिति बन रही है जिसमें 50 से कम बच्चे की गिनती के बारे में बात करनी हो? शायद ऐसा कुछ है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। कोर्ट ने यही बात कही है और सरकार को भी जो है फटकार भी लगाई है कि बच्चे कितने भी हों, आप बच्चों को स्कूल नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल बंद करने से पहले आप उस बच्चों वहां पर मार्च क्यों नहीं किया, वहाँ गांव जाकर के बच्चों को जो है स्कूल की तरफ जो है रुजू नहीं क्यों किया नहीं है, क्योंकि इनकी जो पढ़ाई थी, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे।
तो बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे बढ़ेंगे। एक लफ्ज और भी था, बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, क्योंकि शहर की बच्चियां तो पढ़ती हैं, बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं, मगर गांव के बच्चे कहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते। इसी पाठशाला को जो है स्कूल में जो है तब्दील किया गया था, मगर पाठशाला जो जमीन पर बैठ के की जाती थी वो कहीं ना कहीं सीटों को तब्दील किया। सरकार ने जो है अपनी नियमों को साथ पे रखा, उसको मेहनत करते तख्ती से लेकर के किताबों पे लेकर के आए थे। मगर ये बात ये भी कहा जाए जहाँ पे 5-6 बच्चे 7-8 बच्चे हो, वहाँ पढ़ाना, टीचरों को जो है बच्चों से ज्यादा टीचर है जिनकी सैलरी 40 से 50 हजार रुपए है, वहाँ पे बच्चे किस तरह का मुस्तकिल बनवा पाएंगे, ये तो देखने की बात होगी। फिलहाल हम आपको ये बात, ये एक जांच का विषय है या एक उसका परिचर्चा का विषय है कि बच्चों की संख्या कम है और स्कूल का एक्सपेंडिचर, टीचर्स की संख्या ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरीके का निर्णय लेने के लिए कोशिश की गई थी। हालांकि ये मामला सरकार और कोर्ट के बीच है, आने वाले समय में देखेंगे कि किस करवट सारा मामला बैठता है। आप बने रहिएगा खबर पे, आगे की जानकारी के लिए हम आपसे फिर संपर्क स्थापित करेंगे। अब आपको ले चलते हैं एक अनोखी घटना की तरफ। जेल का गेट है, बगल में पुलिस लाइन, सामने डीएम ऑफिस और एक अपराधी जेल से निकलकर जुलूस निकालता है। कार बाइकों के काफिले से निकलता है, फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है। इतना ही नहीं, जेल गेट पर आतिशबाजी भी की जाती है और पुलिस वाले देखते रहते हैं। मतलब सीधा है, अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो गया है, पुलिस का इकबाल समाप्त हो रहा है। घटना कानपुर की है, जहां हत्या के प्रयास में जेल में बंद अपराधी जमानत पर छूटा तो वीआईपी रोड पर स्थित जेल गेट पर 250 से अधिक लोग उसके स्वागत में पहुंच गए। जाहिर है इतने सारे लोग खुद ही नहीं पहुंचे, बल्कि वो अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए उन सबको वहां पर इकट्ठा किया गया था। और ये ऐसे ही नहीं उस अपराधी को रिसीव करने पहुंचे, बल्कि सभी के हाथों में फूल मालाएं थीं। कई लोग पटाखे और आतिशबाजी लेकर पहुंचे। अपराधी के निकलते ही उसे फूल मालाओं से लाद दिया गया और वीआईपी रोड पर आतिशबाजी की गई। इतना सब कुछ होता रहा और पुलिस लाइन से लेकर वीआईपी रोड तक मौजूद तमाम पुलिस वाले घटनाक्रम को देखते रहे। अब जब आरोपी के स्वागत का वीडियो वायरल हुआ, तब अधिकारियों ने मामले की जांच कराने को कहा। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल किया गया है। जिस आईडी से वीडियो वायरल किया गया है, पुलिस अब उसे भी खोज रही है। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता आलोक ने भी अधिकारियों से बात की। आइए बात करते हैं आलोक के पास क्या अपडेट है। आलोक जी वीआईपी रोड पर इस तरीके का जुलूस निकला एक अपराधी का जो कि जेल से छूटा है, जाहिर सी तौर पर अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा वहां पर। पंकज, क्या हुआ था कल जब वो अपराधी जेल से छूटा है तो उसको लेने के लिए उसके मित्र, दोस्त, समर्थक सब गए हुए थे बड़ी मात्रा में, और उन लोगों ने उसका स्वागत किया। जेल से निकलने पर ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कानून व्यवस्था पर। लेकिन जब मेरी बात हुई एसीपी कोतवाली से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई मुलजिम, कोई अपराधी जेल से सजा काट के या बेल पर बाहर निकल रहा है, तो वो अगर अपने को, उसके स्वजन अगर उसको अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं उसकी खुशी को या दुख को, इसका कोई भी सरोकार कानपुर पुलिस से नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये उनकी अपनी निजी स्वतंत्रता है। इसी को लेकर आलोक, ये स्वजन उनको रिसीव करने आए थे, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं उसमें तो ये पूरा एक जुलूस के रूप में कन्वर्ट हो गया। चलिए मान लेते हैं कि पुलिस का ये कहना है कि ये इनका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन जब वो व्यक्तिगत मामला एक जुलूस के रूप में कन्वर्ट हो गया, तब तो कहीं परमिशन की बात आती है। अगर एक धारा 144 लागू हुई होती तब तो एक कार्रवाई बन सकती थी, ऐसा एसीपी आशुतोष का कहना है। लेकिन चूंकि ये एक उन लोगों का अपना व्यक्तिगत था और किसी ने कोई उसके खिलाफ कंप्लेन भी अगर दर्ज कराई होती तो पुलिस कुछ विधिक कार्रवाई की तरफ देख सकती थी। लेकिन अभी तक कोई भी उसके खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रार्थना पत्र उसके विरोध में नहीं दिया गया है। इसलिए पुलिस अभी इस मामले पर बचने की कोशिश कर रही, क्योंकि उनका कहना है कि जेल से छूटने के बाद अगर कोई अपना स्टैंड लेते हैं, मतलब अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, तो वो उनका अपना निजी मामला है। और अगर आगे भविष्य में कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से पुलिस इसके साथ बड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है। जबकि वीआईपी रोड का वो एरिया जहां पर पुलिस लाइन और न जाने कितने साले पुलिसकर्मी उस क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, और उस क्षेत्र से इस तरीके का जुलूस निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, पूरी घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए। तो अब आपको बता दें कि आपका शहर आपकी खबर में इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ प्लस से। धन्यवाद।